प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एनर्जी और रेडियस की इक्वेशन को ड्राइव किया था फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बोहर्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. जिस तरह हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि बाल्मर और रेबर्ग ने एक फार्मूला ड्राइव किया था, एम्पिरिकल फार्मूला. उस फार्मूले को हमने कहा था कि कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी वहां पर. उसी चीज को बोर्स ने जो है वो जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे तो उन्हीं पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. तो फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट से जरिए तो हमने रेडियस और एनर्जी की इक्वेशन को हमने ड्राइव आउट कर लिया था. नाउ we are using the third postulate of Bohr's atomic theory to verify that the Rydberg and Bohr's formulas are experimentally correct formula. तो Bohr's explanation हम स्टार्ट करते हैं. हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू थर्ड postulate या थर्ड postulate से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं. देखिए हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एटम उसके अंदर उसका ग्राउंड शेल मौजूद होता है और उसमें उसके अलावा कुछ और शेल्स मौजूद होते हैं लाइक दिस. ठीक है. इन शेल्स में से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम आउटर स्टेट टू द ग्राउंड शेल और अनदर शेल, सेकंड शेल, ठीक है, किसी भी शेल में ट्रांजिट करता है तो आउटर शेल को हमने कहा था nth ऑर्बिट. ठीक है. और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आकर ट्रांजिट करेगा दैट ऑर्बिट इज नोन एज द pth ऑर्बिट. इसको हमने p ऑर्बिट कहा था. ठीक है. एंड वी आल्सो नो दैट p ऑर्बिट इज ऑलवेज लेस देन द n ऑर्बिट. क्लियर. तो ये चीजें हमने प्रीवियस पढ़ी थी. अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड postulate of Bohr's atomic model. थर्ड postulate क्या कहा था कि हर एनर्जी लेवल जो फिक्स एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की अपने अपने ऑर्बिट पे फिक्स होती है और जब वो ट्रांजिट करता है फ्रॉम हायर टू लोअर तब एनर्जी जो है वो ट्रांजिट करता है एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू द एच एफ इज इक्वल टू ई n माइनस ई एफ, सॉरी ई पी करते हैं. ठीक है. क्योंकि ई nth ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होकर लोअर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, pth ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा. अच्छा, अब इस एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियसली, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो प्रीवियस इक्वेशन में जो एनर्जी की हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी, हमें मालूम है कि एनर्जी की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी कि En इज इक्वल टू माइनस का E नॉट डिवाइडेड बाय, अगर nth ऑर्बिट की बात करते हैं तो 1/n². ठीक है. सिमिलरली अगर pth ऑर्बिट की बात करेंगे, एनर्जी इन pth ऑर्बिट that will be again equal to minus E naught energy in ground state 1/p². ओके. तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 3. तो दोनों इक्वेशन के अंदर हमारे पास इक्वेशन 2 की आ चुकी है, इक्वेशन 3 आ चुकी है. कि E n की वैल्यू हमें मालूम है, E p की वैल्यू हमें मालूम है. तो दोनों की वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कर सकते हैं. तो लेट्स के पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एच एफ इज इक्वल टू
ई एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस ई नॉट 1/n², अगेन फॉर्मूला का माइनस, जहां पर ईपी की वैल्यू पुट करें, ईपी की वैल्यू क्या है, माइनस का ई नॉट 1/p²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस इंटू माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमें करना है एच एफ इज इक्वल टू माइनस का ई नॉट अपॉन n² प्लस ई नॉट p²। ठीक है, ई नॉट n² एंड अपॉन सॉरी ई नॉट अपॉन n² माइनस माइनस प्लस और ई नॉट अपॉन p²। सो ई नॉट हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ई नॉट हमने कॉमन लिया। अच्छा, कॉमन लेने के बाद अंदर से वैल्यू को अरेंज करते हैं। p की वैल्यू पहले है ना, तो हम सिर्फ p की वैल्यू पहले लिख देते हैं, माइनस n की वैल्यू माइनस में, तो हम माइनस में n की वैल्यू को बाद में लिख देते हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू जाएगी 1/p² माइनस 1/n²। सो यहां से हमें फाइंड क्या करना है। देखिए, रेडबर्ग ने जो फॉर्मूला फाइंड किया था वो किसके लिए फाइंड किया था, वेव नंबर के लिए फाइंड किया था, 1/λ के लिए फाइंड किया था। तो यहाँ पर भी हमें 1/λ की वैल्यू लेकर आनी है। तो हमें मालूम है कि HF किसके बराबर होता है, we know HF बराबर होता है HC अपॉन लैम्डा के। यहाँ से वेवलेंथ आ सकती है, आपको वेव नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो HF की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, HC/λ। नाउ HC/λ is equal to E naught and the same bracket 1/p² minus 1/n²। ओके, सो हमें फाइंड करना है 1/λ, HC यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू से शिफ्ट करेंगे तो E से E नॉट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, HC यहाँ पे आकर डिवाइड कर जाएगा। नाउ द ब्रैकेट इज सेम अगेन 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है, सो तकरीबन हमारी वैल्यू अगर हम देखें केयरफुली तो ये बिल्कुल वही राइडबर्ग एंड बाउमर इक्वेशन जैसी बन रही है जो हमने पहले निकाली थी, सिर्फ यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना। E नॉट अपॉन HC वहां पर था R इज द राइडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करके चेक करते हैं क्या ये राइडबर्ग कांस्टेंट के बराबर है या नहीं। सो इस इक्वेशन को भी हम प्लेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि E नॉट अपॉन HC किसके बराबर आता है। भाई हमने E नॉट की वैल्यू निकाल दी, फॉर्मूला ड्राइव किया था E नॉट का, और वैसा मिलकर पड़ेगा। E नॉट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, e⁻⁴ डिवाइडेड बाय 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर। एनर्जी इक्वेशन निकाली जाती है लास्ट। अच्छा, इसके बाद मेन डिवाइड लगा हुआ है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, उसको इस तरह लिख देंगे, मेन डिवाइड बाय HC। अच्छा, HC यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर H है या H कट की फॉर्म में, भाई H कट की फॉर्म में, तो मैं H की वैल्यू को इस तरह लिख सकता हूँ। भाई H कट किसके बराबर होता है, H/2 पाई के। H कट किसके बराबर होता है, H/2 पाई के। तो अगर मुझे H की वैल्यू पुट करनी इन टर्म ऑफ H कट, तो 2 पाई या डिवाइड कर रहा है, मजा कर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो H की वैल्यू क्या हुई, 2 पाई H कट। सो here the value of H can be equal to 2 pi H cut and C जो है वो सेम रहेगा। क्लियर, होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस वैल्यू को सिर्फ अरेंज कर लीजिए, E नॉट HC is equal to n⁻⁴ divided by 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में करें तो इसकी राइट साइड या इसकी जो राइट साइड है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये वैल्यू अगर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, रेसिप्रोकल होगा, ये जाएगा 2 पाई h कट इनटू c। नाउ सिंपलीफाई देम, E नॉट अपॉन HC इज इक्वल टू n⁻⁴
पावर 4 डिवाइडेड बाय 32 into 2 64 पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यूब h स्क्वायर इंटू h कट क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू c। तो तकरीबन तमाम वैल्यूज हमारे यहाँ पर आ चुकी हैं। गॉट इट। अच्छा, अगर इन सब वैल्यूज को देखें, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 64 इज द नंबर, pi इज द कांस्टेंट वैल्यू और h का इज आल्सो द कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट अगेन कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट और एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज को जो हमें मालूम है कांस्टेंट वैल्यूज, इनको प्लेस करें, तो प्लेस करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन h, c इज इक्वल टू 1.097 into 10 to power 7। ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू आपके पास आया दैट इज इक्वल टू मीटर इनवर्स 1। अब इसको फॉर्मूला सॉल्व करेंगे यूनिट, तो यूनिट बनेगा मीटर इनवर्स 1। अच्छा, अगर आप अगेन इस वैल्यू को बड़े केयरफुली देखो तो ये वैल्यू कहीं रिजेंबल करती नजर आ रही है आपको? दिस वन बिल्कुल आ रही है। ये वैल्यू बराबर थी जो हमने पढ़ा था R के, और वो रेडबर्ग कांस्टेंट था। तो हमें मालूम हुआ कि E नॉट अपॉन एच सी बराबर है रेडबर्ग कांस्टेंट के R। ठीक है, एंड वैल्यू इज इक्वल टू 1.097 10 to power 7 मीटर इनवर्स। क्लियर बेटा? तो ये टर्म आपको याद रखनी होगी कि रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बराबर होती है E नॉट अपॉन एच सी के भी। तो इस तरह से इसमें एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं कि रेडबर्ग कांस्टेंट किस वैल्यू के बराबर आता है। सो E नॉट अपॉन एच सी बराबर हो रेडबर्ग के, तो क्या हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं E नॉट की अपॉन एच सी की जगह पर फाइनली हम पुट कर सकते हैं। हम वैल्यू बन जाएगी कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू R 1 over p square minus 1 over n square. So here, according to the Bohr's third postulate, Bohr's के थर्ड पोस्टुलेट के जरिए भी जो हमारी बाल्मर और रेडबर्ग की इक्वेशन थी एक्सपेरिमेंटली वो प्रूफ हो रही है। अच्छा, अगर ये प्रूफ हो रही है तो ना सिर्फ इस बोहर्स के पोस्टुलेट्स के जरिए हम ना सिर्फ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर सके, बल्कि इस फार्मूले की यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल भी आपका रिजल्ट जो रिजल्ट बाल्मर ने अचीव किया था फार्मूला से, और जो बोहर्स के थ्रू हमें मिली वैल्यू, कि दोनों ही वैल्यूज आपस में बड़ी एक्यूरेसी के साथ जो है वो मैच कर रही थी। तो इसीलिए हमने कहा कि फिर आप ना सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बल्कि हाइड्रोजन लाइक एटम जितने भी होंगे उनके लिए भी तमाम ये फार्मूला जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बोहर्स के जरिए हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। अगेन सीरीज वही सेम होगी, पी की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइमन, जब 2 रखेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट बाल्मर से एंड सो ऑन। ठीक है, और n की वैल्यू हमेशा p से ग्रेटर ही होनी है। क्लियर? सो नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी किसे कहते हैं? ऑब्वियसली इसको थोड़ा बहुत आप पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन बोहर्स पोस्टुलेट के हर एटम के अंदर या हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं, और फिक्स ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है वो भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। सो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में मौजूद है तो वो एनर्जी कभी रिलीज नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डी एक्साइट नहीं होता। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो ही कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था।
ठीक है, उन दोनों के शेल्स के डिफरेंस के बराबर हमें फोटोन मिलता है। सपोज कीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ग्राउंड स्टेट में है, उस ग्राउंड स्टेट से उठाकर हमें किसी हायर ऑर्बिट में या एक्साइटेड स्टेट पर लेकर जाना है, तो वहां पर हमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। द एनर्जी needed to move an electron from its ground state to an excited state, ठीक है, known as excitation एनर्जी। ओके, तो ये एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। और एक बात हो जाती है, ये एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मेजर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम इसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं या कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसीडर हमने किया, इसको निकालने का तरीका भी एक हमारा फॉर्मूला है एक्साइटेशन एनर्जी का, एंड दैट इज Ex इज इक्वल टू माइनस E नॉट 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 ओवर NI स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर P और N नहीं लगाया मैंने, यहाँ NF और NI लगाया है। NF और NI का मतलब ये, अब हम हायर से लोअर की बात नहीं कर रहे, जैसे हम यहाँ ट्रांजिशन करते थे कि हायर से लोअर जाते थे तो हायर वाले को N कहते थे और लोअर वाले को ऑर्बिट को P कहते थे। यहाँ पर हमने NF और NI किया क्योंकि अब हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली ऑब्वियसली P कहलाएगा, तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारा इनिशियल होगा। अगर हम ग्राउंड से फर्स्ट में जा रहे हैं तो फाइनल हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अगर ग्राउंड से थर्ड में जा रहे हैं तो थर्ड हमारा फाइनल हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जिस ऑर्बिट में हम लोअर से हायर की तरफ जंप करेंगे तो लोअर वाला हमारा इनिशियल होगा और हायर वाला हमारा फाइनल पॉइंट कहलाएगा। अंडरस्टूड? इसको एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और अगर हम इस बात करें, वैसे तो इसके दो और भी फॉर्मूले को भी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी, लेट्स से कि हम फाइंड करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ ट्रांजिट हो रहा है। तो ग्राउंड स्टेट के इनिशियल ऑर्बिट हमारा क्या हुआ 1, और जो फाइनल स्टेट है वो हमारा क्या हुआ 2। तो सेकंड शेल में उसको इससे मतलब मूव करवा रहे हैं, एक्साइट करवा रहे हैं, तो माइनस साइन E नॉट मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर NF, फाइनल जो आपका ऑर्बिट है वो क्या है 2, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में फर्स्ट से सेकंड में लेके जा रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर इनिशियल कौन सा है 1 का स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हुई, कि हम इसको इस तरह निकाल सकते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा, इसको सॉर्ट आउट करें तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके वैल्यू आपके पास आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एलसीएम डायरेक्ट कर लीजिए, एलसीएम आएगा आपका 3/4। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास 13.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि आपने अगर
फर्स्ट ऑर्बिट से यानी कि ग्राउंड शेल से आपने एक्साइटेड स्टेट पर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर लेकर जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट दैट इलेक्ट्रॉन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू आपको एनर्जी की देनी पड़ेगी। तो एक तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन इसका दूसरा आसान तरीका भी है, तो वो भी मैं आपको जो है उसको बताऊंगा, जिसके जरिए आप बड़े आसानी से जो है वो दोनों को सॉल्व या सॉर्ट आउट कर सकते हो, एक्साइटेड एनर्जी तमाम शेल्स की फाइंड कर सकते हो। तो देखिए अगर इसी फार्मूले को हम जरा गौर से देखें, इसी फार्मूले को, तो एनर्जी 1 से अगर मल्टीप्लाई करेगी बोथ साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का ई नॉट अपॉन एफ एन एफ। सिमिलरली यही ई नॉट मल्टीप्लाई करेगा इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या आपके पास, माइनस माइनस प्लस और ई नॉट अपॉन एन आई, इनिशियल वैल्यू एनर्जी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम एक्साइटेशन एनर्जी निकालने का एक और तरीका भी है हमारे पास, कि एनर्जी इन फाइनल स्टेट, ठीक है, माइनस एनर्जी इन इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इसके जरिए हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, एनर्जी क्योंकि माइनस में आएगी तो ई नॉट भी माइनस में होगा, ठीक है, यहाँ पर भी ई नॉट माइनस में होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चले हम इसको एक दफा इससे भी सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें मालूम है, अगर मैं एनएफ रख रहा हूँ, कितना मैंने रखा था, मैं सेकंड ऑर्बिट रखा था, तो आपको क्योंकि मैंने कहा भी था कि आप जो है वो कुछ वैल्यूज यानी 1 से लेकर 5 तक के शेल्स की जो मेजर वैल्यूज है एनर्जी वो याद रख लीजिए। तो ग्राउंड शेल कितनी होती है 13.6, फर्स्ट की कितनी होगी सिमिलरली 3.4, अकॉर्डिंगली नेक्स्ट की यानी कि थर्ड ऑर्बिट की कितनी होगी 1.5, फोर्थ की कितनी होगी 0.84 समथिंग। तो ये वैल्यू आप याद कर ले तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम इसको पूरी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे भाई, हमें मालूम है हम एन की 2 की रख रहे हैं ना, तो हमें मालूम है एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, ये पूरी वैल्यू किसकी है, एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट कह रहा है। तो एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट कितनी होती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है भाई, माइनस फॉर्मूले का है। एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट कितनी होती है माइनस का 13.6, ठीक है। तो इसको आप सॉर्ट कर सकते हो, सॉर्ट आउट करें, तो सॉर्ट आउट करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो 13.6 में से 3.4 अगर आप माइनस करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से भी अगर आपको उन शेल की इंडिविजुअल एनर्जीज आपको मालूम है तो आप बड़े आसानी से जो एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये तो आपका तरीका था एक्साइटेशन एनर्जी को फाइंड करने का। अच्छा, एक्साइटेशन एनर्जी के साथ साथ एक चीज और हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस किस मेथड से एक्साइट कर सकता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच कैन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइट। इट कैन बी एक्साइट बाय लाइट, इसको हम फोटोन कहते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोटोन स्ट्राइक करो, फोटोन के जरिए इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और फिर वो एक्साइट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। बाय द थर्मल एनर्जी, आप थर्मल एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हो, ठीक है। बाय द कोलिजन, आप कोलिजन के जरिए भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो आप एक्साइट करवा सकते हो। और इसके साथ साथ जो मेन यहाँ पर है बाय पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देकर, या इसको हम सिंपली कहेंगे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर भी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर भी जो है वो आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पर, एक्साइटिंग स्टेट पर ले जा सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है जिसके जरिए एटम को, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट पर ले जाएंगे। अच्छा, इनमें से इसी में से अगर हम एक स्पेसिफिक तरीका यूज करें, जिसको मैं यहाँ पे जो है वो लिखता हूं कि if one electron, one E का मतलब चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन is
एक्सिलरेट या इसको हम ऐसे कहते हैं एक्साइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू excited state by the potential of by the potential of 1 volt, by the potential of some volt V। ठीक है, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करके यानी पोटेंशियल एनर्जी देकर पोटेंशियल डिफरेंस उसको जो है अप्लाई करके हम उसको एक्सेलरेट करवाएं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, सो दैट पर्टिकुलर मींस या इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, so this definition in this topic is the related to the excitation potential। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहां पढ़ा था एक्साइटेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से बाहर या फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट में ले जाने के लिए वो एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। और वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल की वजह से ऐसा हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के अपने हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा होगा, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्लियर? अच्छा, क्योंकि अगर इसमें आप यहां पर इस वैल्यू को देखो तो हमने कहा कि भाई ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब देखिए क्या इस तरह पढ़ सकते हैं कि 10.2 एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए जो उसमें जो है वो कुछ वोल्टेज, मतलब इसको ये कह लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को 10.2 वोल्ट, वन इलेक्ट्रॉन इज नीडेड 10.2 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। तो इसके प्रोनाउंस के तरीके से अगर समझ में आता है, एक बात याद रखिएगा, द वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम इसके सैंपल से शो कर लेते हैं यहां पर कि एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन एनर्जी इज सेम। ठीक है, कैसे? एक्साइटेशन पोटेंशियल इन वोल्टेज, इसको प्रॉपर तरीके से सही से लिखते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इन वोल्ट इज सेम। ठीक है, तो अगेन एक्साइटेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में जाने के लिए 10.2। सिमिलरली एक्साइटेशन पोटेंशियल इज आल्सो नीडेड बाय द अमाउंट ऑफ 10.2 वोल्ट टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट। ठीक है, सिमिलरली अगर ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट में जाएंगे तो उसकी वैल्यू आप निकालें, दैट विल बी इक्वल टू 12.1 समथिंग, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेशन एनर्जी फिर आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल भी आपको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिक्वायर्ड होगा। तो इन सिंपली एंड शॉर्ट कि जो वैल्यू नंबर के अंदर जो नंबर आपका एनर्जी का होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, वही नंबर वोल्ट के अंदर भी जो है वो एक्साइटेशन पोटेंशियल का होगा। तो ये आपका जो है वो एक्साइटेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद जो है वो हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। फिर उसके बाद जो है वो हम बाद में या आज के लिए इतना ही हम टॉपिक को रखेंगे। ठीक है, तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था एक्साइटेशन एनर्जी, नाउ आयनाइजेशन एनर्जी।
अच्छा, हमें मालूम है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब टू क्रिएट आयंस, टू क्रिएट आयंस। अच्छा, आयंस बनना, आयन बनाने के लिए जो एनर्जी जिस वक्त समझ में आ रहा है, तो वो एनर्जी जो कि आयंस बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अगर हम देखें अभी इसकी हम रिव्यू करें, तो हमने कहा था फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है थर्ड ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट की तरफ, तो हमने कहा था कि उसको हमने एक्साइटेशन एनर्जी कहा था, क्योंकि वो एटम से ही उसका ताल्लुक था, बाउंड था वो एटम के अंदर ही, मगर वो लोअर से हायर में जंप कर गया था। लेकिन ऐसा क्या होगा कि अगर हम उसको इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर एन इंफिनिटी पर पहुंच जाए, या ये कह लीजिए इंफिनिटी का मतलब होगा कि इस एटम से उसका ताल्लुक डी अटैच हो जाए, एटम से उसको कोई ताल्लुक नहीं रहे, वो ऑर्बिट्स को छोड़कर वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, उस एनर्जी में बताया था कि एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी ऑर्बिट, इंफिनिटी पर इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। मैंने एनर्जी वाली इक्वेशन में लास्ट पॉइंट में ये बताया भी आपको लास्ट लेक्चर्स में, अगर आप उसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो एनर्जी बात हो रही है वो ऑर्बिट के अंदर वाली एनर्जी है, कि उस ऑर्बिट में इन्फिनिटी ऑर्बिट पर उसकी एनर्जी क्या होगी, तो वहां से हमने देखा था कि वो एनर्जी उसकी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि वहां किसी ऑर्बिट में मौजूद ही नहीं होगा, वहां कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। क्लियर, तो एनर्जी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जिसको हमने ये कह लीजिए कि बाइंडिंग एनर्जी की बात कर सकते हैं, कि भाई अगर वो सेकंड शेल में है तो कितनी एनर्जी होगी उसकी, 3 पॉइंट यहाँ लिखा था हमने, आई थिंक ये रहा, यहाँ कुछ ये लिखी हमने 3.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसकी उस वक्त होगी जब वो सेकंड ऑर्बिट में होगा, थर्ड में चली जाएगी तो 1.5 होगी, ये हमने डिस्कस किए थे ना। तो इसी तरह का उस वक्त अगर वो इन्फिनिटी में है तो उस वक्त उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी उसको कह लीजिए जीरो होगी। और जीरो कॉन्सेप्ट ये समझ आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि वो बाइंड है ही नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन का से डी अटैच हो चुका है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन ताल्लुक नहीं है, तो इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट एनर्जी कुछ नहीं होगी, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी है ना कितनी है, 13.6 है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, जो उसकी अपनी खुद की एनर्जी होगी, वो 13.6 से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हो सकती है। ठीक है, तो ये बात याद होनी चाहिए। अब हम जो अबाउट डेफिनेशन है हमारी वो क्या होगी कि एनर्जी required to move an electron from ground state to infinite स्टेट। ठीक है, और टू बी अटैच एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डी अटैच करेंगे, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक पहुंचाएंगे, इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से निकालकर उसको डी अटैच करने के लिए या उसको इनफाइनाइट शेल में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, उसका सिंबल जो है वो हम इसको आई यानी आयनाइजेशन एनर्जी से शो करते हैं। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला भी अगेन वही सेम होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन नोट करते हैं। ठीक है, और ये बराबर होगा E माइनस, जैसे फार्मूला हमने वो लिखा था E नॉट डिवाइड बाय 1 अपॉन
एन एफ स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक है, तो एन आई स्क्वायर तो आपका क्या था, 1 था। अगर मैं इसी में सही करूं, सॉल्व कर लूं, ई नॉट, ठीक है भाई, 1/, फाइनल स्टेट कौन सा है हमारा, n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी का स्क्वायर कर लें, माइनस और 1/n की वैल्यू का इनिशियल ग्राउंड स्टेट में 1 है, 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मगर 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होगी माइनस का ई नॉट और दिस वैल्यू विल बिकम 0। 1/इंफिनिटी 0 के बराबर होता है, इसका स्क्वायर अगर 0 का तो भी 0 के बराबर होगा, ये फैक्टर 0 हुआ, माइनस का 1/1 1 के बराबर, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक्साइटेशन एनर्जी बराबर होगी आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के, एंड दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिएगा कि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी थी वो थी माइनस के 13.6, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी थी, माइनस का 13.6। लेकिन आपने आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके अपोजिट देनी पड़ेगी ना, इसीलिए माइनस नहीं प्लस में आ रही है, क्योंकि आप दे रहे हो, तो प्लस के अंदर जो है वो 13.6 एनर्जी जब आप दोगे उसको, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर अपने ऑर्बिट से निकलेगा और वो आयनाइज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से उसका ताल्लुक, इलेक्ट्रॉन का एटम से कोई ताल्लुक अब नहीं रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप इलेक्ट्रॉन को जब 13.6 इलेक्ट्रॉन में एनर्जी दोगे तो वो एटम से आयनाइज हो जाएगा। इसी कंडीशन के, इस आयनाइजेशन करने के लिए हम कुछ पोटेंशियल भी अप्लाई करेंगे, जैसे हमने वहां का। सिमिलरली पोटेंशियल रिक्वायर्ड to ionize an electron is known as ionization potential। ठीक है, इसका सैंपल हम जो है वो IP से शो करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, उसका सैंपल होगा IP। सो इन शॉर्ट एक्साइटेशन एनर्जी, हम उस एनर्जी को कहते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। हायर स्टेट में जाएंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। जिस प्रोसेस के जरिए हो रही है, अगर वो पोटेंशियल के जरिए हो रही है, तो उतने पोटेंशियल जो उसको इस काम करने के लिए, एक्साइट करवाने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन एनर्जी। फिर यहाँ पर अगर हम आ जाए, तो हमने एक्साइट तो करवाया, मगर एक्साइट करवाते करवाते इतना मजीद एक्साइट करवा दिया कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते 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 वो बिल्कुल ही बाहर चला गया ऑर्बिट से, तो फिर वो आयनाइज हो जाएगा, आयन बन जाएगा, और वो जो एनर्जी होगी जिसमें आपने उसको आयन बनाया है, दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। और उस आयनाइजेशन बनाने के लिए जो पोटेंशियल आपने दिया होगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर? तो होप कि ये सारा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट डे रखेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।